नदियापुर गांव में किशोर नाम का एक बुजुर्ग अपनी इकलौती बेटी कोमल के साथ रहता था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और वे गरीबी में दिन बिता रहे थे। एक दिन उनके घर सेठ धनराज आया। किशोर, मैंने तुम्हें जो उधार दिया था उसके कई महीने बीत गए हैं और तुमने आज तक एक पैसा वापस नहीं किया। आज मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको इस घर से बाहर निकाल दूंगा। बस 3 दिन की और मोहलत दे दीजिए सेठ जी। कल मेरा बेटा रोहित शहर से लौटने वाला है। जैसे ही वह आएगा मैं सारे पैसे चुका दूंगा। आपने इतने साल सब्र किया है, क्या अब सिर्फ 2-3 दिन और नहीं रुक सकते? मैं विनती करता हूं, मेरी मजबूरी समझिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन की और मोहलत देता हूं। अगर 3 दिन में पैसे नहीं मिले तो तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक दूंगा। पिताजी, भैया 3 दिन में आ जाएंगे ना? अगर इस बार वह नहीं आए तो सेठ धनराज हमें घर से निकाल देगा। इस बार वह हमारी एक नहीं सुनेगा। घबराओ मत बेटी, रोहित ने कहा है वह जरूर आएगा और उसने पैसों का इंतजाम भी कर लिया है। उसके आते ही सेठ के सारे पैसे लौटा दूंगा, फिर कोई चिंता नहीं रहेगी। हाँ पिताजी, काश ऐसा ही हो। 3 दिन बीत गए लेकिन रोहित नहीं आया। एक व्यक्ति किशोर के घर की ओर आता है। उसी समय सेठ धनराज भी वहां से गुजर रहा होता है और वह सेठ से रोहित के पिता के बारे में पूछता है। भाई साहब, किशोर जी कहाँ रहते हैं? हाँ, मैं ही किशोर हूँ, बताओ क्या बात है? किशोर जी, कुछ दिनों पहले हमारी फैक्ट्री में आग लगने से कई वर्कर्स घायल हो गए थे और कुछ अब जीवित नहीं रहे। उनमें से आपका बेटा भी था। कंपनी ने 10 लाख रुपए का मुआवजा आपको दिया है, ये लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह सेठ को बैग देकर चला जाता है। कुछ दिन बाद सेठ धनराज फिर से किशोर के घर आता है। किशोर, तुम मेरे अच्छे होने का फायदा उठा रहे हो। मैंने तुम्हें तुम्हारे बेटे के गुजरने की वजह से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बस मुझे मेरे पैसे चाहिए। हे भगवान, आपने ये क्या कर दिया? अब मेरा और मेरी बेटी का क्या होगा? हम कैसे जिएंगे? नहीं तो घर खाली करो। मैं कुछ नहीं जानता। अगर पैसे नहीं हैं तो अभी घर खाली करो। मैं इसे बेचकर अपना कर्ज वसूल कर लूंगा। यह सुनकर किशोर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और वह फूट फूट कर रोने लगता है। सेठ जी, मैं इतने पैसे कहाँ से लौटाऊं? आपको तो पता है अब मेरा बेटा भी नहीं रहा। चलिए पिताजी, अब हम खुद को झूठी तसल्ली नहीं दे सकते। हम लकड़ियां बेचकर और मेहनत करके सेठ जी के पैसे नहीं चुका पाएंगे। हमें यह घर छोड़ना ही होगा। कोमल अपने पिता को लेकर घर छोड़ देती है और दूर जंगल में एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर रहने लगती है। किशोर की तबीयत खराब हो जाती है और कोमल लकड़ियां बेचने का काम संभाल लेती है। कुछ साल बाद एक दिन कोमल पानी भरने के लिए सेठ धनराज के कुएं पर पहुंची। वह चुपचाप पानी का घड़ा भरकर जा रही थी। वाह, इतनी सादगी में भी इतना अद्भुत सुंदरता। यह कौन है? आयुष अपने पिता देवराज के कहने पर गांव में एक जमीन का सौदा करने आया था। वह कोमल को देखकर प्रभावित हो गया और मन ही मन उसे पसंद करने लगा। वह तुरंत सेठ धनराज के घर के अंदर पहुंचा, जो उसके पिता का पुराना दोस्त था। प्रणाम काका जी। अरे आयुष बेटा, तुम कितने बड़े हो गए, सालों बाद दिखाई दिए। बोलो, कैसे आना हुआ? पिताजी के साथ मैं भी कारोबार देख रहा हूँ। अरे वाह, शाबाश। अपने पिता के कारोबार में तुमने अपना योगदान देना शुरू कर दिया, शाबाश। पिताजी ने एक जमीन देखने के लिए भेजा है। पर काका जी, आपसे एक बात पूछनी थी। जो मन चाहे पूछो बेटा। जब मैं आ रहा था तो आपके घर के सामने वाले कुएं पर मैंने एक लड़की को पानी भरते देखा। क्या आप बता सकते हैं वह कौन है? लड़की? कुएं पर? रुको, मैं देख कर आता हूं। बेटा, वहां तो कोई लड़की नहीं है। अरे ओह बेटा, वहां तो अक्सर गांव की कई औरतें पानी भरने आती हैं। कोई गरीब परिवार की लड़की होगी। तुम इसकी फिक्र मत करो। अच्छा काका जी, अब मुझे जाना चाहिए। मुझे जल्दी वापस पहुंचना है एक मीटिंग के लिए। एक दिन तो रुको यहाँ।
गांव की शुद्ध हवा और प्राकृतिक सौंदर्य भी देखते जाओ। ये तुमको शहर में देखने को नहीं मिलेगा। आज नहीं, अगली बार जब आऊंगा तो यहाँ रुकने का समय जरूर निकालूंगा। हाँ जरूर बेटा। सेठ धनराज ने जानबूझकर आयुष को गलत जानकारी दी और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की। उसे डर था कि अगर आयुष को कोमल के बारे में पता चला तो उसका षड्यंत्र उजागर हो जाएगा। आयुष अपने पिता को कोमल से शादी करने की इच्छा जाहिर कर। पिताजी, कल नदियापुर गांव में कल मैंने धनराज काका के घर के बाहर एक लड़की को देखा। मुझे वह बहुत अच्छी लगी। मुझे वो बहुत पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन है? क्या नाम है उसका? अफसोस कि मुझे उसका नाम नहीं मालूम। कोई बात नहीं, अभी चलकर पता कर लेते हैं। चलो। यार देबू, तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया शहर में जाकर। याद है तुझे कैसे तूने और मैंने साथ में कारोबार इसी नदियापुर में शुरू किया था? देवराज अपने मित्र को अपने आने का कारण बताते। हाँ यार, दरअसल हमें आयुष की वजह से अभी आना पड़ा। आयुष को तुम्हारे गांव की लड़की पसंद आ गई है और उसी से शादी करना चाहता है। उसी की बात करने तुम्हारे घर आए हैं। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है यार। काका जी, क्या उस लड़की का कुछ पता चला? बेटा आयुष, मैं जल्द ही उसके बारे में पता करके बता दूंगा। कोई बात नहीं, मैं खुद उसको ढूंढ निकाल लूंगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जल्द से जल्द उस लड़की को ढूंढकर तुमसे मिलवा दूंगा। चिंता मत करो देबू। एक दिन कोमल लकड़ियां काटने जंगल गई और देर से लौटी। कोमल कहाँ रह गई? सुबह से गई है, अभी तक नहीं आई। मैं उसको खोज कर लाता हूँ। बेटी कोमल, कोमल। किशोर चिंतित होकर उसे ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में वह चक्कर खाकर गिर जाता है। तभी आयुष वहां से गुजरता और उनकी मदद करता है। आयुष किशोर को उसकी झोपड़ी तक छोड़ने आता। तभी वहां उसकी मुलाकात कोमल से होती है और वह समझ जाता है कि यही वह लड़की है जिसे वह ढूंढ रहा था। पिताजी, आप ठीक तो हैं ना? बेटी, यह भले इंसान है। जब मैं तुमको जंगल में खोज रहा था तो वहां मैं बेहोश हो गया था। इन्होंने मुझे संभाला और यहाँ घर तक छोड़ने आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पिताजी की मदद की। इसके लिए मैं आपकी आभारी रहूंगी। अंकल, आप गांव के बाहर जंगल में इस तरह क्यों रह रहे हैं? क्या बताऊं आपको, मेरा इकलौता बेटा राहुल शहर में काम करने गया था। वहां फैक्ट्री में आग से उसकी अब वो नहीं है। अंकल, ये कंपनी हमारी थी, मैं उसका मालिक हूँ। तकनीकी खराबी के कारण वहां आग लगी थी। उसमें काफी कर्मचारियों को नुकसान पहुंचा, जिसका मुआवजा मैंने खुद उनके घर भिजवाया था। लेकिन हमारे पास तो कोई नहीं आया और ना ही पैसे मिले। राहुल की जानकारी भी सेठ जी ने हमें दी थी। हाँ, अगर हमें पैसे मिल जाते तो हमें न घर छोड़ना पड़ता और ना ही जंगल में रहना पड़ता। अंकल, मुझे एक दिन का वक्त दीजिए, मैं पता लगाता हूँ कि आपको पैसे क्यों नहीं मिले। किशोर की सारी बातें सुनकर आयुष अपने मैनेजर को फोन करता है और उसे अपने पास आने के लिए बोलता है। कुछ ही देर में मैनेजर वहां आ जाता है। आयुष उससे पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो वो आदमी कौन था जिसको तुमने पैसे दिए? तब मैनेजर कहता है, नहीं सर, मैंने वो पैसे इनको नहीं दिए थे। मैंने वो पैसे किशोर नाम के एक आदमी को दिए थे। उसने ही कहा था कि उसका नाम किशोर है और वह रोहित का पिता है। मैंने वो पैसे उनको दे दिए और मैं वहां से चला आया। सर, मुझे नहीं पता था कि वह झूठ बोल रहा है। आई एम सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ सर, मैं अगर उसे देख लूं तो मैं उसको पहचान जाऊंगा। वह मैनेजर आयुष से कहता है, ठीक है, तुम 1 घंटे में उसकी सारी जानकारी निकालो, पूरे गांव में देखो और मेरे सामने उसे पेश करो। 1 घंटे बाद मैनेजर आयुष के पास आता है। तभी मैनेजर बोलता है कि सर, मैंने पता कर लिया, उस आदमी का नाम किशोर नहीं सेठ धनराज है और वह इस गांव का जमींदार है। उसी ने मुझसे झूठ कहा था कि वह किशोर है। इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। मैं सोच भी नहीं सकता कि धनराज सेठ इतना गिर सकता है। उसने मेरे बेटे के सारे पैसे रख लिए और ऊपर से हमें घर से भी निकाल दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिंह। अंकल, संभालो खुद को, मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ सर, यही है जिसने मुझे कहा था कि वह किशोर है। मैंने इसी को पैसे दिए थे। ये सुनकर सेठ धनराज के पसीने छूट जाते हैं। काका जी, मुझे यकीन नहीं होता कि ये सब आपने किया है। आपने एक गरीब के हक का पैसा छीन लिया। आपको पता है,
रोहित के परिवार को कितनी तकलीफ हो रही है, और इतना ही नहीं, उनके पैसे लेकर भी उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। जब आपने सारे पैसे ले लिए थे तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? छाप दीजिए टडाने। वह आयुष के सामने बहुत शर्मिंदा हो जाता है। आयुष बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में आ गया और मैंने ये कर दिया। और जब तुमने कोमल के बारे में पूछा था तब मैं डर गया था कि कहीं वो दोनों मेरी करतूत उजागर ना कर दे, इसलिए मैंने कोमल के बारे में तुमको नहीं बताया। तभी वहां देवराज भी आ जाता है। सारी बातें जानकर वह धनराज को बहुत खरी खोटी सुनाता है। धनराज, यह शर्मनाक हरकत है। तुमने बुजुर्ग का हक मारा, ईमान खो दिया। मैं तुमसे सारे रिश्ते खत्म करता हूँ। यार देबू, मुझे माफी मांगने में भी शर्म आ रही है, माफ कर दो। उसके बाद आयुष और उसके पिताजी कोमल के घर जाते हैं और सारे पैसे उसके पिताजी को देते हैं और उसके पिताजी से कोमल का हाथ भी मांगते हैं। किशोर की आर्थिक समस्या खत्म हो जाती है। आयुष को उसका प्यार मिल जाता है और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।